नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा भूमि इस तरह से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बोर्ड पे ना होकर के ऐसे ही लाइव आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जिसकी घोषणा भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको लेके हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारी जो क्लास का मॉडल है वो FCQ मॉडल है, फैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन का। आज वाले पोर्शन में हम केवल फैक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अभी योजना उद्घोषित हुई है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है वित्त मंत्रालय को। जैसे जैसे वो योजनाएं लॉन्च करते जाएंगे, जो जो चीज़ें आती जाएंगी, हम उसको डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। जब एक बार पूरा फैक्ट का पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, जब योजना पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी, 20 लाख करोड़ रुपया जो भी दिया गया है, वो जब पूरी तरीके से हो जाएगा तो फिर हम उसके कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन पे आएंगे। तब तक हम रोज का रोज जो करंट का मटेरियल तैयार हो रहा है, रोज का रोज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए जाने वाले ग्रांट हैं, उन ग्रांटों को लेकर के जो विषय हैं, उन विषयों को हम फैक्ट के रूप में पढ़ते जाएंगे। उन विषयों की जो डिटेल स्टडी है वो हम कॉन्सेप्ट के रूप में अपने सेकंड स्टेज में करेंगे। और साथ ही आज हम आपको नोट्स बनाना भी सिखाएंगे इस के माध्यम से, कि करंट का हो या किसी भी टॉपिक का नोट्स हो तो आप उसको कैसे फ्रैक्शन बना सकते हैं और कैसे बनाते हुए आप उन चीज़ों को याद रखने की प्रक्रिया में भी ला सकते हैं। इसको लेकर के हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ, जिसको मैं लिख करके आपको लिखते हुए मैं दिखाऊंगा और आप उससे सीखेंगे कैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ। आप कई चीज़ों को पढ़ते हैं, कई स्रोतों से पढ़ते हैं। उन स्रोतों को पढ़ करके अपना एक कंपाइल नोट्स कैसे बनाया जाता है, कम से कम शब्दों में, कीवर्ड्स के रूप में, जिससे हमें याद रहे और जिसका उपयोग हम एग्जाम के पहले रिवीजन में कर सकें, बिखरा हुआ नोट्स ना हो। इसको लेकर के हम आज बात करेंगे। हमने भी कई स्रोतों से पढ़ा है, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कई स्रोतों से हमने पढ़ा है, उसको कंपाइल किया है और उसको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत यह हमारा टॉपिक है। इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर के एक अभियान की घोषणा की गई है, और यह अभियान की जो उद्घोषणा है वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। और इस उद्घोषणा के माध्यम से उन्होंने कुछ विषयों, कुछ सब्जेक्टों को विशेष ध्यान दिया है, उसको लेकर के कुछ संकल्प लिया है। उन विषयों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि मोदी साहब ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर अभियान को लेकर के किन किन विषयों पर बात किया, क्या क्या संकल्पनाएं ली, उसको पूरा करने को लेकर के वित्त मंत्रालय को जो उन्होंने अधिकारिता दी ग्रांट जारी करने के लेकर के, वित्त मंत्रालय उस पर क्या कर रहा है, वित्त मंत्रालय किस किस सेक्टर को लेकर के किस किस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है, उसको हम आगे देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे, उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अपनी घोषणा में निम्न बातों को शामिल किया था, और निम्न बातों को शामिल करते हुए उन्होंने उसके लिए कुछ संकल्प जाहिर किए थे। उसको हम देखते हैं। पहली जो बात उसमें थी, उन्होंने राहत पैकेज की बात की। किसकी बात की? राहत पैकेज की। कितने रुपए की? 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ रुपया। तो हम बात कर रहे थे राहत पैकेज की। राहत पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए जो राहत पैकेज है, ये इसका प्रावधान किया गया है। करोड़ रुपए के राहत पैकेज का प्रावधान किया गया है। राहत पैकेज का प्रावधान किया गया है। ये जो राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपया है, ये देश की कुल जीडीपी का 10% है। देश की कुल जीडीपी के 10% के बराबर है। और इस प्रकार देश की कुल जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से कोरोना से लड़ने के लिए पैसा खर्च करने के मामले में जो भारत है वो 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो अपनी कुल जीडीपी का एक मैक्सिमम पार्ट राहत पैकेज के रूप में खर्च कर रहा है। सबसे बड़ा राष्ट्र है। बाकी जो 4 राष्ट्र हैं उनमें आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे है जापान, जो अपनी कुल जीडीपी का 21.1% राहत पैकेज के रूप में खर्च किया है। इसके बाद यूएसए है, जिसने अपनी कुल जीडीपी का 13% राहत पैकेज के रूप में दिया है।
तीसरे स्थान पर स्वीडन, जिसने अपने कुल जीडीपी का 12.1% दिया है। चौथे स्थान पे है आपका जर्मनी, जिसने अपने कुल जीडीपी का 10.7% खर्च किया है अपने राहत पैकेज के रूप में। इस राहत पैकेज के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो राहत पैकेज का प्रावधान है, इस राहत पैकेज के प्रावधान में उन्होंने बताया है कि किसको किसको इस राहत पैकेज के तहत लाभ मिलने वाला है। जैसे पहले एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा, सूक्ष्म उद्योग को मिलेगा। दूसरे स्थान पे आपका एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उनको मिलेगा। तीसरे स्थान पे जितनी बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिनको आप डिस्कासम भी कहते हैं, बिजली वितरण कंपनियां, इनको भी इसमें प्रॉफिट मिलेगा। इनको आप डिस्काम बोलते हैं, डिस्काम, ऐसी कंपनियां जो बिजली का वितरण करती हैं उनको डिस्काम बोलते हैं। इसमें बड़े उद्यमियों को फायदा मिलने वाला है, बड़े उद्यमियों को फायदा मिलेगा। इसमें श्रमिकों के भी फायदे की बात है, इसमें किसानों को भी फायदा मिलेगा, इसमें आम जनता को भी फायदा मिलेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रावधान के माध्यम से एक संकल्प के रूप में बात की गई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। इस प्रकार इसका जो दूसरा, उन्होंने अपने उद्घोषण में जो दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया वो रहा लोकल से वोकल। लोकल से वोकल, लोकल से वोकल का मतलब है, इसके दो मायने। पहला कि आप लोकल खरीदिए, लोकल का उपभोक्ता बनिए, और जो भी चीजें आप लोकल में खरीद रहे हैं उन चीजों का प्रचार भी करिए। लोकल का प्रचार भी करिए, खरीदिए और बोलिए, लोकल का प्रचार भी करिए। तो लोकल से वोकल का मतलब होता है कि लोकल को खरीदना और उसका प्रचार करना, ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारी मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, उसको बल प्राप्त होगा। मेक इन इंडिया को क्या प्राप्त होगा? एक बल प्राप्त होगा। फिर तीसरी बात उन्होंने जो कहा वो इकोनॉमी को लेकर कहा, और उन्होंने कहा इकोनॉमी की जो ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं। कैसी ग्रोथ हमें चाहिए? कैसी ग्रोथ वाली इकोनॉमी होनी चाहिए? क्वांटम, क्वांटम ग्रोथ वाली इकोनॉमी चाहिए हमें, क्वांटम ग्रोथ वाली इकोनॉमी चाहिए, क्वांटम ग्रोथ वाली इकोनॉमी चाहिए। तो आपने देखा, हमने देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने जो अपना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो बातें कही, उसमें जो कुल 5 बातें उन्होंने कही, 5 बातों में जो पहली महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, वो कहा कि राहत पैकेज दिया 20 लाख करोड़ रुपया। यह राहत पैकेज भारत के कुल जीडीपी का 10% है, और इस प्रकार एक बड़े राहत पैकेज के रूप में अपने जीडीपी का परसेंटेज खर्च करने वाले राष्ट्रों में भारत 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। पहले नंबर पर जापान है जो अपने कुल जीडीपी का 21.1%, दूसरे नंबर पर यूएसए है जो अपने कुल जीडीपी का 13%, तीसरे नंबर पर स्वीडन है जो अपने कुल जीडीपी का 12%, और चौथे नंबर पर जर्मनी है जो अपने कुल जीडीपी का 10.7% राहत पैकेज के रूप में जनरेट किया है। इस पैकेज के माध्यम से जो प्रावधान किया गया है कि प्रॉफिट किनको किनको मिलेगा, तो जो सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र है जिनको एमएसएमई कहा जाता है, एनबीएफसी, जितनी भी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, बड़े उद्यमी, बिजली वितरण कंपनियां जिसको डिस्काम बोलते हैं, श्रमिक, किसान और आम जन, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान की बात की गई है। और इसको किस फील्ड को कितनी ग्रांट जारी की जाएगी, किसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को दी गई है। तो वित्त मंत्रालय आगे क्या करेगा उस पर हम आगे आके भी बात करेंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? लोकल से वोकल। लोकल से वोकल का अर्थ है कि आप लोकल खरीदिए और उसका प्रचार भी करिए। लोकल खरीद करके प्रचार करने से आपके मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, और मेक इन इंडिया को अगर बल मिलेगा तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अपने आप बढ़ने लगेगा। तीसरी बात उन्होंने इकोनॉमी को लेकर की। इकोनॉमी में उन्होंने बोला कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं, क्वांटम ग्रोथ की जरूरत है। अब इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो क्वांटम ग्रोथ वाली इकोनॉमी की तरफ हम मूव करेंगे। चौथी बात उन्होंने लक्ष्य को साधने के लिए, इस जो संकल्प लिया, इस संकल्प के जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने 2 बातें और कही। लक्ष्य को साधने हेतु उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात है जो समस्या से जुड़ी है,
जो समस्या से जुड़ी है, दूसरी बात है जो संकल्प से जुड़ी है। समस्या के तहत उन्होंने चार प्रकार की चार एल प्रकार की समस्याओं को बताया, उसको सॉल्व करने के लिए बताया कि क्या करना होगा। जैसे पहला एल का मतलब है, L1 का मतलब होता है लैंड। उद्योग धंधे या किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए हमें भूमि की जरूरत पड़ती है। बिना भूमि के हम कोई भी औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं कर सकते। तो लैंड की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो घोषणा किया उसमें यह बात रखी कि जितनी भी बेकार पड़ी सरकारी जमीन है, कौन सी जमीन? बेकार पड़ी जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, उन जमीनों को सहकारी लैंड कारपोरेशन या बैंक बनाकर इस समस्या को हम दूर करेंगे। तो उन्होंने कहा जो लैंड की समस्या है, लैंड की समस्या को दूर करने के लिए जितनी भी बेकार पड़ी जमीनें हैं उनको सहकारी लैंड कारपोरेशन या बैंक बनाकर इनके माध्यम से हम उन जमीनों को अपग्रेड करके औद्योगिक सेक्टर या औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो जमीन की समस्या है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, समस्या को दूर करेंगे। दूसरा L2 का मतलब क्या है? लेबर। भारत में जो श्रम है, श्रम संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, असंगठित और संगठित क्षेत्रों दोनों से जुड़ा हुआ है। इस श्रम की समस्या में जो सबसे बड़ा है वो है लाल फीताशाही, आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर राज। तो इस प्रकार लेबर या श्रम के माध्यम में, श्रम के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कानूनों से जुड़ी हुई हैं, कानूनों की जटिलता से जुड़ी हुई हैं। तो मोदी साहब ने हमारे अपने भाषण में कहा कि जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ को औद्योगिक सेक्टर के लिए और आसान बनाया जाएगा और लेबर लॉ को आसान बना करके हम इन समस्याओं को दूर करेंगे, उसकी जटिलता को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो लेबर लॉ को आसान बनाना। तीसरी जो बात है L3 का मतलब होता है लिक्विडिटी, तरलता। तरलता का मतलब होता है मार्केट में पैसे का प्रवाह, पैसे का प्रवाह है कि मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई का चैन चलता रहे। क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का चैन चलता रहे। तो डिमांड और सप्लाई का जो चैन है इसके लिए जरूरी, ये चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि मार्केट में पैसा हो। तो इस हेतु क्या किया गया है कि श्रमिकों और गरीबों के खातों में नकदी का हस्तांतरण किया जाएगा, ताकि क्या हस्तांतरण किया जाएगा तो उनकी मांग बढ़ेगी। तो उस मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन से उनकी पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार मांग और पूर्ति का जो चक्र हो चलेगा और इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी। क्योंकि आप ये मानिए कि अगर कोई अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन तभी होता है जब उस चीज की मांग होती है। अभी अर्थव्यवस्था हम सारे औद्योगिक सेक्टर खोल दें, प्रोडक्शन कर लें और लोगों के पास उस उत्पादित सामान को खरीदने के लिए क्रय शक्ति क्षमता ही ना हो तो वो प्रोडक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। और उसकी जो लागत होगी, लागत ना निकलने से औद्योगिक जो संक्रमण है, औद्योगिक जो संकट है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार मार्केट में तरलता को बनाए रखने के लिए, मार्केट में तरलता को लाने के लिए और मांग और सप्लाई चेन को चलाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव की तरफ बढ़ाने के लिए श्रमिकों और गरीबों के खातों में नगद का हस्तांतरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। चौथा जो एल है, उस चौथे एल का मतलब होता है लाभ। जितने भी कंपनी लॉ है या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं, उन कानूनों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है लाल फीताशाही की, इंस्पेक्टर राज की। तो उन कानूनों को 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण के दौर से सुधार करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी फिर भी उसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार या बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये कानून
उलझे हुए हैं, तो इन उलझे हुए कानूनों में लाल फीताशाही को दूर करते हुए उन्हें औद्योगिक और क्षेत्र के विकास और आर्थिक क्षेत्र के विकास के सहयोगी के रूप में उभारने की बात भी यहाँ क्या है, कही गई है। तो लाल फीताशाही जैसे कानूनों का उन्मूलन, इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। समझाने के लिए मैं तेज लिख रहा हूं, आप बस समझिए। ठीक, तो हमने देखा कि जो समस्या है वो समस्या है 4 प्रकार के एल की। पहला एल है जो समस्या है लैंड की, तो लैंड की समस्या को कैसे दूर करेंगे? लैंड की समस्या को दूर करेंगे जो बेकार पड़ी सरकारी जमीन है उनको अधिग्रहण कैसे हम करेंगे? कोई सरकारी लैंड कारपोरेशन बनाएंगे या बैंकों के माध्यम से। दूसरा हमने जो समस्या है एल की आपने देखा है वो क्या है? लेबर की, श्रम की। श्रम कहां कहां हमारा है? असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में। तो लेबर लॉ को आसान बना करके, जो कि जटिल है, उस आसान बना करके हम लेबर की समस्या को दूर कर सकते हैं। तीसरा लिक्विडिटी की समस्या, जिसको तरलता बोलते हैं। तरलता इसलिए आवश्यक है क्योंकि तरलता जब होगी तभी मांग और पूर्ति का चक्कर चलेगा। मांग और पूर्ति का चक्कर चलेगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश होगा तभी अर्थव्यवस्था का चक्र चलेगा और आर्थिक स्थिति हमारी उन्नत होगी। तो मांग और पूर्ति का चक्र चलाने के लिए, तरलता को बनाए रखने के लिए जो श्रमिक और गरीब वर्ग जो इस समय कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, उनके खातों में नकदी का हस्तांतरण करने का भी प्रावधान किया गया है। चौथा जो है और सबसे अंतिम जो समस्या है वो लॉ की, जो कानूनों की जटिलता है, उस कानूनों की जटिलता को दूर करने का भी इसमें काम किया जाएगा। अब आइए, संकल्प क्या लिया गया? 5 प्रकार के पिलर। संकल्प को 5 प्रकार के पिलर्स के रूप में बताया गया है। कितने पिलर्स बताए गए हैं? 5। जो पहला पिलर्स है वो है, कौन सा पिलर है? इकोनॉमी का। इकोनॉमी का, इसको लेकर के क्या घोषणा की गई है कि जो हमारी, अभी हमने बताया कि कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए। इकोनॉमी का संबंध किससे है? ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इंक्रीमेंटल नहीं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं। कैसी ग्रोथ हमें चाहिए? क्वांटम ग्रोथ, जो चतुर्दिक हो, क्वांटम ग्रोथ। इसके आगे हम जितने भी टर्म आप इसमें इस्तेमाल हो रहा है आप इसको परेशान ना हो, जब हम सेकंड फेज कॉन्सेप्ट वाले पे आएगा तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी कैसी होगी? जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ वाली ना हो। कैसी हो? क्वांटम ग्रोथ वाली इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे और इसको लेकर के हम प्रयास करेंगे। दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको लेकर क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी संस्थान के जो औद्योगिक सेक्टर है या जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि उस क्षेत्र का निर्माण विनिर्माण के लिए वहां आधारभूत संरचनाएं, बुनियादी संरचनाएं उपलब्ध हों। तो बुनियादी संरचनाओं की उपलब्धता अगर नहीं है तो वह क्षेत्र का भी विकास नहीं कर सकता। तो भारत को अब आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक बुनियादी ढांचों का विकास करना। तो यहां जो संकल्प लिया गया और दूसरा संकल्प यह है कि जो अब बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचे की विकास किया जाएगा वह आधुनिक भारत के नींव को देखते हुए आधुनिक भारत की स्थापना के लिए आधुनिक आधारभूत संरचनाओं की स्थापना यहां की जानी है। तीसरी बात यह है सिस्टम। तीसरा संकल्प क्या है? तीसरा पिलर क्या है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है? जो सरकारें हैं, जो कानून हैं, जो रीति रिवाज हैं औद्योगिक सेक्टर को लेकर के, उन औद्योगिक सेक्टर के रीति रिवाजों को आधुनिक बनाया जाएगा। मतलब जो पुराने ढंग के रीति रिवाज हैं, पुरानी सदी के जो रीति नीति हैं, उनको नहीं, बल्कि नई सदी, नए भारत, नए आधुनिक भारत के लिए नए कानूनों, नए नीतियों, नए उद्देश्यों के साथ टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम बनाए जाने की प्रयास किया जाएगा। तो यहां क्या करेंगे हम? नई रीत, नए कानून, नई रीत, नए कानून, नई नीति के आधार पर टेक्नोलॉजी आधारित आधुनिक सिस्टम का विकास। किसके लिए? आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए। चौथी बात क्या है? चौथी बात है डिमांड की। अभी हमने आपसे बताया कि अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी।
और इसका उल्टा भी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई प्रभावित होगी, सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड प्रभावित होगी। तो डिमांड इसमें प्राथमिकता में है। तो डिमांड और सप्लाई का चक्र चलते रहना ही किसी आर्थिक व्यवस्था के, किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्राथमिक लक्षण होता है। अगर इस चक्र में कोई भी असंतुलन आता है तो आप ये मान के चलिए कि वह अर्थव्यवस्था हमेशा पिछड़ती चली जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है वो किसी भी अर्थव्यवस्था का ताकत है। और हम जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो डिमांड के चक्र को हमेशा चलाते रहने की भी बात इसमें की गई है। उसको लेकर के आधुनिक व्यवस्था की जाएगी, उसको लेकर अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के प्रक्रियाओं को पालन किया जाएगा, जिसका आगे वित्त मंत्रालय के द्वारा आगे आने वाले दिनों में क्या क्या वो करेंगे इसको लेकर के बात की जाएगी। तो हम आगे वहां आके बात करेंगे। पांचवी बात है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकीय लाभांश। आप जानते हैं कि भारत इस समय सबसे युवा राष्ट्र है। भारत की जो मैक्सिमम जनसंख्या है, लगभग आप मान सकते हैं कि अगर हम कहें तो परसेंटेज में जाए तो 29 से 30% के आसपास जो जनसंख्या है वो युवा है। तो इस जनसांख्यिकीय लाभांश का भारत को लाभ उठाना है। तो इस डेमोग्राफिक को अर्थव्यवस्था के उद्धारक के रूप में हमें बनाना होगा और इसके लिए कौशल विकास इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित करना होगा, ताकि जो हमारा ये डेमोग्राफिक इंडिया है वो डेमोग्राफिक इंडिया स्किल इंडिया में परिवर्तित हो सके। और ये जो मानव संसाधन है, ये जो डेमोग्राफिक इंडिया के रूप में जो हमारे पास एक अद्भुत और अतुलनीय और अधिसंख्य मानव संसाधन है, इस मानव संसाधन को हम मानव पूंजी में कन्वर्ट कर सकें। जब हम मानव संसाधन को इस मानव पूंजी में कन्वर्ट करेंगे तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था में ऊपर के चारों पिलर्स के आधार को हम निर्मित करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि संकल्प में कुल 5 पिलर को बात की गई। पहला पिलर था इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी होगी हमारी, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ लिए हुए ना हो बल्कि क्वांटम ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई इकोनॉमी होनी चाहिए। दूसरा हमारा आधारभूत संरचनाएं कैसी होनी चाहिए, जो आधुनिक भारत के विकास को प्रमोट करने वाली संरचनाएं हैं उनका विकास किया जाना है। सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम लाल फिस्ताशाही पर आधारित नहीं, भाई भतीजावाद पर आधारित नहीं, पुरानी सदियों की रीति और नीति पर आधारित नहीं, अपितु मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न नीति पे, आधुनिक नीति पे, आधुनिक कानून पे, आधुनिक रीतियों के हिसाब से टेक्नोलॉजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आधारित सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे आधुनिक भारत की नींव को हम आगे बढ़ा सकें। चौथा क्या है, डिमांड को बढ़ाना, सप्लाई को बढ़ाना। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था के चक्र को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना प्राथमिकता में है। और जो पांचवी बात है डेमोग्राफी, भारत युवा राष्ट्र है और इस युवा राष्ट्र के नाते भारत के पास एक विशाल मानव जनसंख्या पड़ी हुई है। इस मानव जनसंख्या को, इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कन्वर्ट करके हम भारत के आर्थिक विकास को प्रमोट करेंगे और भारत के आर्थिक विकास को प्रमोट करते हुए हम आधुनिक भारत के नींव की तरफ बढ़ेंगे, जो आधुनिक भारत आत्मनिर्भर और आत्मसंकल्पित रूप से समुन्नत भारत होगा। तो इतनी बात थी जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपने भाषण में की थी। और इन सारी बातों को लेकर के क्या रीतियां बनेंगी, कितने ग्रांट जारी होंगे, इसको लेकर के जो अधिकारिता दी गई थी वो वित्त मंत्रालय को दी गई थी। तो वित्त मंत्रालय ने अगले दिनों में क्या किया, कितने ग्रांट किसको जारी किए, किस बात को लेकर कितनी बात की, इसको हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो संकल्प मोदी साहब ने लिया आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और जो अधिकार वित्त मंत्रालय को दिया, तो वित्त मंत्रालय ने अपने पहली घोषणा में कितने ग्रांट जारी किए, किन किन योजनाओं को प्राथमिकता में रखा, किन किन योजनाओं की बात की, इसको हम देखेंगे। तो हमने जो दूसरा टॉपिक को नाम दिया है अभियान के तहत जारी ग्रांट तथा घोषणाएं द्वारा वित्त मंत्रालय। अभी हम बता दें कि हम केवल फैक्ट वाले पोर्शन पे काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन पे जब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, तब हम उस पर आगे बात करेंगे। चलिए, इसमें आप देखेंगे कि वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो पहली किस्त है, उस पहली किस्त में उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया है। 6 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है।
रुपए का फंड जारी किया है। रुपए का फंड क्या किया है? जारी किया है। अब इस फंड में से उन्होंने पहले किस्त में किस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा, किस क्षेत्र को देखा, तो हम देखेंगे कुल 9 क्षेत्र हैं, जिन 9 क्षेत्रों को उन्होंने पहले प्राथमिकता रखा। पहले हम देखेंगे कि हम एक लिस्ट में शुरुआत में देख लेते हैं कि पहले किस्त में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा गया। तो पहले क्षेत्र में कुल 9 सेक्टर को प्राथमिकता में रखा गया। पहला है MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और मध्यम उद्यम। दूसरा NBFCs, जिसको बोलते हैं गैर वित्तीय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तीसरा बिजली वितरण कंपनियां, जिसको बोलते हैं डिस्कॉम। चौथा जो फील्ड है वो आप देखेंगे रियल एस्टेट क्षेत्र है, रियल एस्टेट क्षेत्र। छठी जो बात है उसमें आप देखेंगे तो जो भविष्य निधि का के क्षेत्र में कुछ प्रावधान किए गए हैं, भविष्य निधि के क्षेत्र में कुछ प्रावधान किए गए हैं। सातवां जो क्षेत्र है वो आप देखेंगे टैक्स संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं, टैक्स संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं। और आठवां जो है उसमें आप देखेंगे लोकल से वोकल की बात की गई है, लोकल से वोकल। और 9वीं जो बात है इसमें आप देखेंगे विवाद से विश्वास तक की बात की गई है, कुछ प्रावधान किए गए हैं, विश्वास योजना के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो पहला हमने देखा कि 9 सेक्टर हैं, कुल 9 सेक्टरों की बात की गई है। पहले किस्त में कितने रुपए जारी किए गए? 6 लाख करोड़। इस 6 लाख करोड़ में सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दी गई है? MSME, जिसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम बोलते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है NBFC, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तीसरा डिस्कॉम कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां। चौथा रियल एस्टेट है। फिर 5वां भविष्य निधि है। टैक्स से संबंधी क्षेत्र हैं, लोकल से वोकल और विवाद से विश्वास की योजनाओं की बात की गई है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किसमें वित्त मंत्रालय द्वारा कितना ग्रांट जारी किया गया और उसमें क्या कहा गया। तो पहले हम आते हैं, देखते हैं MSME, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इस क्षेत्र को सबसे अधिक फोकस में रखा गया है, इस क्षेत्र को सबसे अधिक फोकस में रखा गया है। इसको सबसे अधिक फोकस में रखने का कारण यह है कि यह क्षेत्र देश की कुल जीडीपी में 29%, तथा देश के कुल निर्यात में अकेले 48% की हिस्सेदारी रखता है, इतने बड़े क्षेत्र को प्राथमिकता में रखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो MSME क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के तहत सबसे अधिक फोकस में रखा गया है। पहला काम यह किया गया इस योजना के तहत कि अब से इसकी परिभाषा बदल दी गई है। आज से पहले अभी तक जो परिभाषा थी उस परिभाषा में MSME को निवेश से लिंक करके परिभाषित किया जाता था, परिभाषित किया जाता था। साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, इन दोनों के लिए परिभाषाएं अलग अलग थी। इन दोनों के लिए परिभाषाएं क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन अब परिभाषा चेंज हो गई है। अब जो है क्या है कि जो MSME का परिभाषा है वो टर्नओवर आधारित है। टर्नओवर के आधार पर अब MSME को परिभाषित किया जाएगा, उनको वर्गीकृत
किया जाएगा कितना किसका टर्नओवर साल भर में हो रहा है। और दूसरा काम यह किया गया कि जो यहां मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र थे, जो यहां मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स थे, जिनकी परिभाषा पहले अलग अलग थी, अब इन दोनों के लिए समान परिभाषाओं का पालन किया जाएगा, समान परिभाषाएं दी जाएंगी, परिभाषाएं दी। तो आपने देखा कि अब जो एमएसएमई की हैं उसकी परिभाषाएं बदल दी गई हैं। अभी तक परिभाषा में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हैं उनको निवेश से लिंक करके परिभाषित किया जाता था कि किसमें कितना निवेश किया जाना है, और जो मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र थे दोनों की परिभाषा के लिए अलग अलग परिभाषा का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि इस आत्मनिर्भर भारत के तहत अब इनकी परिभाषाओं को चेंज कर दिया गया है। अब एमएसएमई को टर्नओवर आधारित बना दिया गया। टर्नओवर के आधार पर कौन कितना साल में कितना टर्नओवर करेगा, इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा काम यह किया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की परिभाषाएं पहले अलग अलग थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब दोनों सेक्टर के लिए समान परिभाषाएं लागू होंगी। इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी कर्ज का ना मिलना, कर्ज का नहीं मिलना। क्योंकि ये छोटे होते थे, कर्ज ना चुका पाने का इनके ऊपर दबाव बहुत अधिक रहता था, इसलिए बैंक इनको कर्ज नहीं देते हैं। इस क्षेत्र समस्या को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। जैसे पहला प्रावधान यह किया गया कि बगैर किसी कोलेट्रल के, बगैर किसी कोलेट्रल के अर्थात बगैर किसी संपत्ति के अथवा किसी गिरवी रखी वस्तु के, बगैर किसी कोलेट्रल के 3 लाख करोड़, बगैर किसी कोलेट्रल के 3 लाख करोड़ रुपए तक गारंटी आधारित, गारंटी मुक्त कर्ज का प्रावधान किया गया है, कर्ज का प्रावधान किया गया है। तो क्या किया गया है, कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए जो पहला काम किया गया वो यह किया गया कि बगैर किसी कोलेट्रल के या बगैर किसी वस्तु के गिरवी रखे 3 लाख करोड़ रुपया तक का कर्ज गारंटी मुक्त किया गया। अर्थात क्या है कि क्या बिना गारंटी के दिया जाएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी गारंटी, अब इन कर्जों की गारंटी किसकी होगी? सरकार की। किसकी होगी? सरकार की गारंटी होगी। तो इस प्रकार 3 लाख करोड़ रुपए तक का गारंटी मुक्त कर्ज अब एमएसएमई को मिलेगा, और इसकी गारंटी किसकी होगी? सरकार की स्वयं की होगी। दूसरा है कि इस जो ये 3 लाख करोड़ रुपया का कर्ज दिया जाएगा, 3 लाख करोड़ रुपया का जो आपको कर्ज मिलेगा, करोड़ का जो कर्ज मिलेगा, इसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 4 साल रखी गई है। कितनी है? 4 साल। और इस 4 साल में जो फर्स्ट ईयर होगा, जो पहला साल होगा, पहले साल में आपको इसके मूलधन तक को चुकाने से छूट दी गई है। मूलधन तक को चुकाने से छूट दी गई है। चुकाने से क्या दी गई है? छूट दी गई है। इसमें दूसरा, इस कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया है, इसमें अलग से 3 लाख करोड़ का कर्ज तो दिया ही गया है, उसके बाद अलग से 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाने का भी प्रावधान किया गया है, का भी प्रावधान किया गया है। फिर इतना ही नहीं, 50,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड, फंड के लिए फंड ऑफ फंड बनाने का भी प्रावधान किया गया है, बनाने का भी प्रावधान किया गया है। अगली बात क्या की गई है कि जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनके ऊपर एमएसएमई का बकाया है, जो एमएसएमई का बकाया नहीं चुका पाई है, उन कंपनियों को 45 दिन के अंदर, 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकाये का भुगतान करने का सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। भुगतान करने का सरकारी आदेश भी जारी किया गया है, आदेश भी जारी किया गया है।
इसके साथ ही सरकार इनके उत्पादों को बेचने के लिए, सरकार इनके उत्पादों की मार्केटिंग करने हेतु ई प्लेटफॉर्म को भी मुहैया कराएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो 6 लाख करोड़ रुपया जारी किया गया है, इस 6 लाख करोड़ रुपए में सबसे अधिक जो प्राथमिकता में रखा गया है वो रखा गया है एमएसएमई को। एमएसएमई को सबसे अधिक फोकस में रखने का कारण यह है कि क्योंकि एमएसएमई जो है वह भारत के कुल जीडीपी में 29% तथा भारत के कुल निर्यात का 48% अकेले हिस्सेदारी रखता है। तो इस क्षेत्र को सर्वाधिक फोकस किया गया है। इसको फोकस रखने के क्रम में पहला काम यह किया गया है कि इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया है। पहली परिभाषाओं के अनुसार इसको एमएसएमई क्षेत्र को निवेश क्षेत्र से लिंक करके परिभाषित किया जाता था। साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके लिए परिभाषाएं अलग अलग थी, लेकिन अब परिभाषाओं को चेंज कर दिया गया। अब से परिभाषाएं टर्नओवर आधारित होंगी। टर्नओवर के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाएगा। और साथ ही दूसरा काम यह किया गया कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अब समान परिभाषाओं के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कर्ज के ना मिलने की थी। कर्ज को ना मिलने का कारण यह था क्योंकि इनका जो फील्ड था वो बहुत कमजोर था और बैंकों को या वित्तीय सहायता देने वाली कंपनियों को इस बात का डर रहता था कि कहीं कर्ज डूब ना जाए। तो इस बात को लेकर के इनके सामने कर्ज लेने की समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए और इस क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए। उसके तहत सबसे पहला काम यह किया गया कि बिना किसी कोलेट्रल के 3 लाख करोड़ रुपए तक की गारंटी मुक्त कर्ज का प्रावधान किया गया। अर्थात इस कर्ज को किसी भी गारंटी दिए बिना लिया जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार ने स्वयं अपने ऊपर ली है। दूसरा काम यह किया गया कि इनके लिए जो ये गारंटी 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज की गारंटी दी गई, इसका अवधि 4 साल रखी गई और पहले साल में इनको किसी भी प्रकार के मूलधन चुकाने से भी छूट दी गई। जो दूसरा इसमें प्रावधान किया गया वो यह किया गया कि अलग से 70,000 करोड़ रुपए का एक फंड और बनाया गया और उसके ऊपर इन दोनों फंडों के ऊपर फंड के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का फंड एक और गठित करने का प्रावधान किया गया। साथ ही इनके जो भी बकाया है सार्वजनिक कंपनियों के पास उसको लेकर के सरकारी आदेश जारी किया गया कि सरकारी कंपनियां सभी एमएसएमई का जितना भी बकाया हो 45 दिन के अंदर उनका भुगतान करे। और साथ ही इनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग में लाने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इनको ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराए जाने का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं दूसरा सेक्टर कौन सा है, एनबीएफसीज। इसकी पूरी डिटेल में चर्चा हम अपने सेकंड जो फेज है कॉन्सेप्ट में करेंगे, अभी यहां नहीं करेंगे, यहां केवल फैक्ट पे बात करेंगे। एनबीएफसीज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसीज। एमएसएमई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसको प्राथमिकता में रखा गया है, प्राथमिकता में रखा गया है। इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इस हेतु 75,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया है। 75,000 करोड़ रुपए का पैकेज इनके लिए जारी किया गया है। और इस 75,000 करोड़ को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला, जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, जो बड़ी एनबीएफसीज हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके लिए इसमें से 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी
स्कीम लॉन्च की गई है, स्कीम लॉन्च की गई है। और इस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत जितने भी ग्रांट जारी किए जाएंगे, जो भी पैसा है, ये पूरी की पूरी रकम, पूरी की पूरी रकम पर गारंटी किसकी है? सरकार की। किसकी गारंटी है? सरकार की। अर्थात जो बड़ी एनबीएफसी कंपनियां हैं या फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, इनके लिए इस 75,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है। और इस स्कीम के तहत जितना भी पैसा दिया गया है, इसकी पूरी की पूरी गारंटी किसकी होगी? भारत सरकार की। दूसरा, जो छोटी या कम रेटिंग वाली कंपनियां हैं, छोटी या कम रेटिंग वाली एनबीएफसी हैं, या इसकी तरह दूसरी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके लिए 45,000 करोड़ रुपए का एक आंशिक लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है। और इस आंशिक लिक्विडिटी स्कीम के तहत जो भी पैसा जारी किया गया है, उसका कुल 20% पर ही सरकार की गारंटी होगी। अर्थात एनबीएफसी के तहत जारी किए गए कुल 75,000 करोड़ रुपए को दो सेक्टर में बांटा गया है। पहला, 30,000 करोड़ रुपया ऐसे कंपनियों को लिए रखा गया है जो बड़ी एनबीएफसी कंपनियां हैं या बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, और इस 30,000 करोड़ के तहत जो एनबीएफसी को पैसा दिया जाएगा, उसकी पूरी की पूरी गारंटी सरकार की होगी। दूसरा, 45,000 करोड़ रुपए का एक आंशिक लिक्विडिटी फंड बनाया जाएगा। आंशिक लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत छोटी और कम रेटिंग वाली एनबीएफसी कंपनियों को पैसा जारी किया जाएगा, और इस आंशिक लिक्विडिटी रेशियो के तहत जारी किए गए पैसों पे 20% पे ही सरकार की गारंटी होगी, पूरे पे नहीं। आइए अब देखते हैं तीसरा सेक्टर क्या है। भविष्य निधि या पीएफ से जुड़े प्रावधान। भविष्य निधि या पीएफ से जुड़े प्रावधान, इसके तहत प्रावधान ये किया गया है कि अगले 3 महीने के लिए पीएफ खाते में जमा होने वाले अंश में कटौती का फैसला किया गया है। अर्थात अब ईपीएफओ के तहत पीएफ को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। 10% कर दिया गया है। लेकिन यह नियम सरकारी कर्मचारियों तथा केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। अर्थात उनके पीएफ में पहले की तरह 12% राशि जमा होती रहेगी। तो पहला काम तो यह किया गया इसमें। दूसरा काम यह हुआ कि साथ ही 15,000 रुपए प्रतिमाह
15,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले के पीएफ में दोनों तरफ की रकम सरकार देगी। कौन देगा? सरकार देगी। लेकिन यह नियम या इस नियम का फायदा उन कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा जो उन कर्मचारियों को मिलेगा जहां 100 से कम कर्मचारी काम कर रहे हों। 100 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से 90% कर्मचारियों का वेतन प्रति माह 15,000 से कम हो। तो हमने देखा भविष्य निधि यानी पीएफ से जुड़े दो प्रावधान किए गए। पहले प्रावधान में किया गया कि अगले 3 महीनों के लिए पीएफ खातों में जमा होने वाली राशि में कटौती की गई है। अर्थात अब ईपीएफओ के तहत पीएफ 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है, लेकिन इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। अर्थात उनका पीएफ जो है वो 12% ही जमा होगा। दूसरा प्रावधान किया गया है 15,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पीएफ में दोनों तरफ की रकम सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन यह नियम या इस नियम का फायदा ऐसे कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा जहां 100 से कम कर्मचारी काम कर रहे हों और उनमें से 90% का जो वेतन है वो 15,000 रुपए से कम हो। अब हम देखते हैं चौथा घटक क्या है। टैक्स संबंधी क्या प्रावधान किए गए। टैक्स संबंधी क्या छूट या क्या प्रावधान किया गया। इसमें पहला काम यह किया गया कि जो आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि जो पहले 31 जुलाई 2020 थी, उसको बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। 2020 कर दिया गया। पहला काम तो यह किया गया कि जो आयकर रिटर्न भरने की आपकी तिथि 31 जुलाई 2020 थी, उसको अंतिम रूप से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 30 नवंबर 2020 को। दूसरा, प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में दो प्रावधान किए गए, दो फैसले किए गए। पहला कि जो टैक्स की गणना 31 सितंबर 2020 को होनी थी, 20 तक होनी थी, उसे बढ़ाकर उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 कर दी गई। इसी तरह जो टैक्स की गणना 31 मार्च 2021 तक होनी थी, उसकी तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 30 सितंबर 2021 कर दी गई। 30 सितंबर 2021 कर दी गई। तीसरी बात इसमें की गई, स्रोत पर कर कटौती
कटौती जिससे आप टीडीएस कहते हैं, प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल फीस, ब्याज, रेंट, लाभांश, कमीशन, ब्रोकरेज पर लगने वाला स्रोत पर कर संग्रह अर्थात टीसीएस की दरों में 25% तक की कटौती की गई है। 25% तक की कटौती की गई है। और ये जो कटौती टीडीएस और टीसीएस में जो कटौती की गई है, ये कटौती 14 मई 2020 से स्टार्ट होकर पूरे वित्तीय वर्ष तक रहेगी, पूरे वित्तीय वर्ष भर रहेगी। तो आपने देखा कि जो भविष्य निधि वाला जो टैक्स वाला पोर्शन है, इसमें कुल 3 काम किए गए। पहला काम यह किया गया कि आयकर रिटर्न भरने की जो तिथि थी, उसको अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। साथ ही प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में 2 फैसले किए गए। पहला, जो टैक्स गणना आपकी 31 सितंबर 2020 तक होनी थी, उसकी अवधि बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इसी तरह जो टैक्स गणना 31 मार्च 2021 तक होनी थी, उसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। साथ ही स्रोत पर कर, जिसे आप टीडीएस कहते हैं, और दूसरा टीसीएस की दरों को घटाकर कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया। घटों में 25% की कटौती कर दी गई है। 25% नहीं किया गया है, 25% की कटौती की गई है। और ये जो कटौती हुई है, ये 14 मई 2020 से स्टार्ट होकर पूरे इस वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगी। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले घटक की तरफ, जो है निर्माण संबंधी गतिविधियों से संबंधित प्रावधान। 5वां पॉइंट हमारा है। तो इसमें किया गया है कि जितने भी रियल इस्टेट कंपनियां हैं, उन कंपनियों को रेरा अधिनियम या रेरा कानून, जो रियल एस्टेट संबंधित है, आगे हम डिस्कस करेंगे। रेरा कानून के अहम प्रावधानों से 6 माह की राहत दे दी गई है। तो जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उन कंपनियों को रेरा कानून के नियमों के तहत चलने से 6 महीने तक की छूट प्रावधान की गई है। 6वां काम क्या है? डिस्काम संबंधी प्रावधान। डिस्काम किसको बोलते हैं? डिस्काम बिजली वितरण कंपनियों को बोलते हैं। बिजली वितरण कंपनियों के समूह क्या बोलते हैं? डिस्काम, बिजली वितरण कंपनियां। तो बिजली वितरण कंपनियों को आप इस समय देख रहे हैं कि पहले से ही इनके ऊपर कर्ज का बोझ लगा हुआ है, पहले से इनके बहुत सारे बकाए हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन होने के चलते जो उद्योग धंधे हैं, जो आम पब्लिक है, इनके द्वारा इन कंपनियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इनको नहीं संभाला गया तो भोक्ता और उद्योग और घरेलू जो बिजली हैं, उनका पूरा संचालन बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, और इससे अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए डिस्काम कंपनियों को भी इस प्रोजेक्ट के तहत प्राथमिकता में रखा गया है और इनको राहत देते हुए 90,000 करोड़ रुपए के कर्ज का प्रावधान इनके लिए किया गया है। तो बिजली वितरण कंपनियां निष्कासन को कर्जे से उबारने के लिए और बंद होने से बचाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, कर्ज का प्रावधान इस 6 लाख करोड़ रुपए में से किया गया है। और ये जो कर्ज होगा 90,000 करोड़ रुपए का, इसकी गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगा। इसकी गारंटी किसकी होगी?
सरकार की गारंटी होगी, सरकार की गारंटी होगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये जो पैसा डिस्काउंट कंपनियों को दिया जा रहा है, ये डिस्काउंट कंपनियां इस पैसे को किसी अन्य मद में खर्च नहीं करेंगी, अन्य मद में खर्च नहीं करेंगी। इन्हें कहां खर्च करना है? इन्हें खर्च करना है केवल बिजली उत्पादक व ट्रांसमिशन कंपनियों के कर्ज का भुगतान करने में ही खर्च कर सकती हैं। तो आपने देखा कि जो डिस्काउंट कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियों के समूह को डिस्काउंट कहते हैं, इनके ऊपर आर्थिक दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। तो आर्थिक दबाव से इनको बचाने के लिए इनके लिए भी इस योजना में प्रावधान किया गया है और इस हेतु इनके लिए 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज का प्रावधान किया गया है और इस कर्ज की गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगा। लेकिन शर्त इसकी है कि इस 90,000 करोड़ रुपए से लिए गए कर्ज को वो किसी अन्य मद में खर्च नहीं करेंगी, अपितु इसका उपयोग केवल जो बिजली उत्पादक कंपनियां हैं या ट्रांसमिशन कंपनियां हैं उनके कर्ज का भुगतान करने के लिए करेंगी। अब हम देखते हैं अगला क्या है। सातवां पॉइंट है पीएम केयर्स फंड संबंधित प्रावधान। इस समय आप देखते हैं कि कोरोना के समय सबसे अधिक समस्या जो है वो प्रवासी भारतीयों को लेके है। प्रवासी भारतीय वह होता है जो अपने मूल निवास स्थान, जन्म निवास स्थान को छोड़ करके व्यापार या किसी अन्य कारणवश से दूसरे क्षेत्रों में निवास कर रहा होता है। ऐसे लोगों को प्रवासी भारतीय बोलते हैं। प्रवासी भारतीयों के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट है कोरोना का। तो प्रवासी भारतीयों को इस संकट से निकालने के लिए और कुछ अन्य प्रावधानों को लेकर के पीएम केयर फंड बनाए गए हैं, जिसमें डोनेट किया गया धन को रखा गया है। इस पीएम केयर फंड में से 3 प्रकार के कामों के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया गया है। कुल 3100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं पीएम केयर फंड में से। इसमें से जो सबसे पहली प्राथमिकता में वो है कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए इस फंड से कुल 1,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। इसी तरह जो ये फंड दिया जाएगा 1,000 करोड़ रुपए का, यह राज्य को दिया जाएगा और राज्य को दिया गया यह फंड जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और निगम के अधीन होगा। इसी तरह इसमें दूसरा काम यह है कि राज्यों में कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में भारत में निर्मित 50,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह आप देखते हैं कि पीएम केयर फंड से भी 3100 करोड़ रुपए का ग्रांट जारी किया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का जो राशि है वो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जारी किया गया है
और ये जो 1000 करोड़ रुपया जारी किया गया, यह 1000 करोड़ रुपया राज्यों को दिया जाएगा और यह राज्यों के दिए गए फंड, ये जो राज्यों को दिया गया फंड है, ये जिलाधिकारी और निगम के अधीन होगा। दूसरा, राज्यों में जो जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, इन कोविड हॉस्पिटलों में 50,000 वेंटिलेटर लगने हैं और इन 50,000 वेंटिलेटर के निर्माण के लिए भारत में उनको निर्मित किया जाना है। इस हेतु भी 2000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से जारी किए गए हैं। साथ ही वैक्सीन के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए पीएम फंड से जारी किए गए। इस प्रकार कुल 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से जारी किए गए हैं। 8वीं बात जो कहा गया है, लोकल से वोकल। लोकल से वोकल, लोकल से वोकल का मतलब हमने बताया था कि लोकल से वोकल का मतलब होता है कि लोकल को खरीदिए, लोकल को खरीदिए और उसका प्रचार करिए। लेकिन लोकल को खरीदने के लिए जरूरी यह है कि लोकल में प्रोडक्शन बढ़े, और लोकल में प्रोडक्शन बढ़ने के लिए यह है कि लोकल स्तर पे औद्योगिक संरचनाओं का विकास किया जाए। और लोकल स्तर पे औद्योगिक संरचनाओं का विकास करने के लिए जरूरी है कि लोकल स्तर पे आपको मैन्युफैक्चरर को खड़ा करना होगा, लोकल स्तर पे आपको उद्यमियों को खड़ा करना होगा, और लोकल छोटी छोटी कंपनियों या कुछ ग्रांट तक की कंपनियों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकना होगा। इसी सबको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है कि लोकल से वोकल के अनुसार 200 करोड़ रुपए तक के ठेके, 200 करोड़ रुपए तक के ठेके में विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो लोकल से वोकल के अनुसार मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए लोकल से वोकल के अनुसार 200 करोड़ रुपए तक के ठेके में विदेशी कंपनियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पे। अंतिम पॉइंट 9वां है, कारोबारियों हेतु एक योजना गठित की गई थी कारोबारियों को राहत प्रदान करने हेतु और कारोबारियों में सरकार की प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु, कारोबारियों में सिस्टम के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु एक योजना गठित की गई थी। उस योजना का नाम था विवाद से विश्वास। तो विवाद से विश्वास की योजना के तहत जो भी काम किए जाते थे, जिस भी ग्रांट जारी किए जाते थे, जो भी सहायता दी जाती थी, जो भी छूट दिए गए थे, उस छूट की जो तारीख है, उस तारीख को इस कोरोना के चलते इस प्रावधान के तहत बढ़ा करके उसकी अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कारोबारियों में एक कथित जो विदेश विवाद से विश्वास योजना थी, उसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह आपने देखा कि आज हमने आत्मनिर्भर भारत को लेकर के मोदी साहब की जो बातें थी, जो घोषणाएं थी, जो कुछ संकल्पनाएं थी, उनको हमने यहाँ बताने की कोशिश किया। अब उस संकल्पनाओं पे वित्त मंत्रालय को अधिकार दिया गया है। उस हिसाब से वित्त मंत्रालय, हमने पहले ही बोला था कि जैसे जैसे योजनाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम आपके साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो कल तक के जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की वित्त मंत्रालय ने, उसके आधार पर जो भी न्यूज हमको मिली, उसके आधार पर जो भी करंट के मटेरियल जनरेट हुए, उसको हमने आपके सामने रखा और एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या किया गया है। तो पहले हमने बताया कि पहले वित्त मंत्रालय के पहले ग्रांट में 6 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से कुल 9 क्षेत्रों को आपने देखा प्राथमिकता में रखा है। उन 9 क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो हमने बताया था कि 9 क्षेत्रों में उनके पास क्या क्या है। तो 9 क्षेत्रों में उनके पास MSME है, NBFCs को उन्होंने प्राथमिकता में रखा, बिजली वितरण कंपनियों को रखा, रियल एस्टेट को रखा, भविष्य निधि को रखा, टैक्स संबंधी प्रावधान थे, लोकल से वोकल का प्रावधान था, विवाद से विश्वास तक की योजनाएं थी और पीएम केयर फंड से जारी किए गए ग्रांट को लेकर के किया गया। तो इस प्रकार हमने वहां डिस्कस कर लिया था। अब आगे जो भी इसमें टर्मोलॉजी इस्तेमाल हुए हैं, आपको कई ऐसे टर्म है जो नहीं समझ में आएंगे। NBFC नहीं समझ में आएगी, MSME समझ में नहीं आएगा, आयकर, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर और जितने भी रिटर्न पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसको अभी आप छोड़ दें, अभी आपको करंट के पोर्शन को पकड़ें, फैक्ट वाला पोर्शन अभी हम बात कर रहे हैं। जैसे ही पूरी 20 लाख करोड़ की योजनाएं हमारे सामने आ जाएंगी, हम उसके बाद जैसे इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने सेकंड फेज में बढ़ेंगे। सेकंड फेज में हम आपसे बात करेंगे कॉन्सेप्ट की तरफ। वहां हम कॉन्सेप्ट की बात करते हुए तब ये पूरी चीज हमारी कंप्लीट होगी और इसको हम पार्ट में करेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो आत्मनिर्भर भारत की पार्ट 1 क्लास थी। इसका नाम भी हमने आत्मनिर्भर भारत पार्ट 1 दिया हुआ है। इसके बाद अंतिम बात यह है कि मैं बार बार अंतिम में बोलता भी हूं कि आपको अगर कोई समस्या है, कुछ चीजें हैं जिसको आप जानना चाहते हैं हमसे,
जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, कोई सिलेबस से लेकर के यूपीएससी को लेकर के कोई भी बात, किसी भी फील्ड की किसी भी सब्जेक्ट की बात अगर आप हमसे करना चाहते हैं, या जो भी आज आपको क्लास हुई है इसका पीडीएफ लेने के लिए, या इस क्लास से किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस डिटेल पे जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी है भूमि IAS, BHOOMI IAS। जैसे आप देख रहे हैं भूमि में बी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में, IAS पूरा कैपिटल में। तो ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7827188599 पर, या आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे पिछले लेक्चर को सुनने के लिए वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। धन्यवाद।